आई होप आपने पहली देख ली होगी। अगर आपने अभी तक वो पहली वाली नहीं देखी, पहले उसे देखें, फिर उसके बाद आप ये सेकंड को अटेम्प्ट कीजिएगा। एनालिटिकल रीजनिंग में अगर हम देखें तो इसमें हम एनालिसिस करते हैं स्टेटमेंट को, उसको क्रिटिकली देखते हैं। लेट्स हैव एन एग्जांपल। सारास गॉट मैरिड 6 years ago। उसकी 6 साल पहले शादी हुई। टुडे हर एज इज 5/4 times हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, इसमें जो आपने अपनी जो रीड बिटवीन द लाइंस ये है कि टुडे और उस वक्त शादी के वक्त उसकी एज कितनी थी। हर सन्स एज इज 1/10 times साराज एज। अब उसका बेटा हुआ और उसकी बेटे की एज जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, जो कि उसके एज की 1/10 है। हर सन्स एज इज 2 years old। ठीक है, 3 years है, 4 years है और 5 years है। इसको हम सॉल्व करेंगे। आप इसको गैस करें और मुझे बताएं कि इसकी एज कितनी है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। इस फर्स्ट प्रॉब्लम में थोड़ा सा जो इक्वेशन है उसको बनाना सीखें और इजी भी है। इफ 13 years ago शबीर्स मदर वॉज, जो उसकी शबीर की वालदा थी, वॉज 7 times एज ओल्ड एज ही वॉज। शी इज नाउ 48 years old। अब उसकी एज कितनी है वालदा की? 48 है। और 13 साल पहले उसकी वालदा की जो उम्र थी वो 7 times जो थी उससे बड़ी थी। हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड शबीर इज नाउ। अब हमने फाइंड आउट करना है कि इस वक्त शबीर की उम्र कितनी होगी। 20 years, 28 years, 18 years और 38 years। सारी बात है। अगर हम 48 years की अगो की बात कर रहे हैं तो उस पर 7 टाइम फिर ग्रेटर भी है, तो आप गेस कर सकते हैं कि इसमें कौन सी एज नहीं हो सकती। तो डेफिनेटली डेल्टा नहीं होगी। अब इसको देखते हैं। लेट एक्स बी द एज ऑफ शबीर 13 years ago। उसको आप माइनस करें इक्वेशन बनाने के लिए। 48 माइनस 13 एक आप इक्वेशन आ गई और दूसरी इक्वेशन उसकी 7 टाइम वाली हम बना लेंगे। उसमें जो उसकी एज थी, शबीर की एज, वो क्या थी? x। तो वहाँ पर हमने x माइनस 13 लिखा और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ चुकी हुई हैं। इनको आप इक्विलिब्रियम मेथड के ज़रिए पुटअप करें। 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 48 माइनस 13। अब 48 में अगर हम 13 माइनस करें तो 35 लेफ्ट हो जाता है। अब अकॉर्डिंग टू रूल, अगर कोई एक तरफ फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो दूसरी तरफ इक्वेशन के लेके जाएं तो वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 7 जो है वो इस x माइनस 13 इक्वेशन के मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 को डिवाइड कर देंगे 35 के ज़रिए। तो उसके नीचे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 आंसर आ जाएगा। तो x माइनस 13 आ गया। अब अगर आप देखें तो उसमें 5 के आंसर के बाद हमने जो 13 ईयर्स था उसको प्लस किया, तो इस वक्त उसकी एज जो है वो 18 ईयर्स ओल्ड आ गई। ठीक है, 5 उसका आंसर आ गया। लेट एक्स बी द एज ऑफ शबीर, और 13 ईयर्स पहले की बात थी। अब हमने एज उसकी फाइंड करनी है इस वक्त, तो इसमें हम उसे 13 ईयर्स प्लस कर देंगे, तो आंसर इज 18 ईयर्स ओल्ड। दैट्स इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड हैप्पी। दिस इज मसूद हियर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मसूद। स्टूडेंट, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस साल नेशनल एमडी कैट के एग्ज़ाम में आपको कुछ लॉजिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चन आएंगे। उसमें एनालिटिकल रीजनिंग का ख्याल रखना है, उसमें हमने कॉज इफेक्ट का ख्याल रखना है। कुछ इसी तरह अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होंगे, उनमें कभी हम रीड करेंगे, कभी डिडक्ट करेंगे। तो इस सिलसिले की ये सेकंड वीडियो है। आई होप आपने पहली देख ली होगी। अगर आपने अभी तक वो पहली वाली नहीं देखी,
पहले उसे देखें, फिर उसके बाद आप ये सेकंड को अटेम्प्ट कीजिएगा। एनालिटिकल रीजनिंग में अगर हम देखें तो इसमें हम एनालिसिस करते हैं स्टेटमेंट को, उसको क्रिटिकली देखते हैं। लेट्स हैव एन एग्जांपल। सारास गॉट मैरिड 6 years ago। उसकी 6 साल पहले शादी हुई। टुडे हर एज इज 5/4 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, इसमें जो आपने अपनी जो रीड बिटवीन द लाइंस ये है कि टुडे और उस वक्त शादी के वक्त उसकी एज कितनी थी। हर सन्स एज इज 1/10 टाइम्स साराज एज। अब उसका बेटा हुआ और उसकी बेटे की एज जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है, जो कि उसके एज की 1/10 है। हर सन्स एज इज 2 years old। ठीक है, 3 years है, 4 years है और 5 years है। इसको हम सॉल्व करेंगे, आप इसको गैस करें और मुझे बताएं कि इसकी एज कितनी है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। इस फर्स्ट प्रॉब्लम में थोड़ा सा जो इक्वेशन है उसको बनाना सीखें और इजी भी है। इफ 13 years ago शबीर्स मदर वॉज, जो उसकी शबीर की वालदा थी, वॉज 7 times as old as he was। शी इज़ नाउ 48 years old। अब उसकी एज कितनी है वालदा की? 48 है। और 13 साल पहले उसकी वालदा की जो उम्र थी वो 7 times जो थी उससे बड़ी थी। हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड शबीर इज़ नाउ। अब हमने फाइंड आउट करना है कि इस वक्त शबीर की उम्र कितनी होगी। 20 years, 28 years, 18 years और 38 years। सारी बात है, अगर हम 48 years की अगो की बात कर रहे हैं तो उस पर 7 टाइम फिर ग्रेटर भी है, तो आप गेस कर सकते हैं कि इसमें कौन सी एज नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली डेल्टा नहीं होगी। अब इसको देखते हैं। लेट एक्स बी द एज ऑफ शबीर 13 years ago। उसको आप माइनस करें इक्वेशन बनाने के लिए। 48 माइनस 13 एक आप इक्वेशन आ गई और दूसरी इक्वेशन उसकी 7 टाइम वाली हम बना लेंगे। उसमें जो उसकी एज थी, शबीर की एज, वो क्या थी? x। तो वहाँ पर हमने x माइनस 13 लिखा और उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ चुकी हुई हैं, इनको आप इक्विलिब्रियम मेथड के ज़रिए पुट अप करें। 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 48 माइनस 13। अब 48 में अगर हम 13 माइनस करें तो 35 लेफ्ट हो जाता है। अब अकॉर्डिंग टू रूल, अगर कोई एक तरफ फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो दूसरी तरफ इक्वेशन के लेके जाएं तो वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 7 जो है वो इस x माइनस 13 इक्वेशन के मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 को डिवाइड कर देंगे 35 के ज़रिए, तो उसके नीचे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 आंसर आ जाएगा। तो x माइनस 13 आ गया। अब अगर आप देखें तो उसमें 5 के आंसर के बाद हमने जो 13 ईयर्स था उसको प्लस किया, तो इस वक्त उसकी एज जो है वो 18 ईयर्स ओल्ड आ गई। ठीक है, 5 उसका आंसर आ गया। लेट एक्स बी द एज ऑफ शबीर, और 13 ईयर्स पहले की बात थी। अब हमने एज उसकी फाइंड करनी है इस वक्त, तो इसमें हम उसे 13 ईयर्स प्लस कर देंगे, तो आंसर इज 18 ईयर्स ओल्ड। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं सारास गॉट मैरिड 6 years ago। टुडे हर एज इज 5/4 टाइम्स हर एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। यानी आज उसकी जो उम्र है वो उस 6 साल पहले की उम्र के 5/4 है। हर सन्स एज इज 1/10 टाइम्स हर एज, और जो उसकी एज इस वक्त बनती है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से, तो उसकी बेटे की उम्र हमें आ जाएगी। हमें मालूम करनी है कि उसके बेटे की उम्र इस वक्त कितनी है। 2 years है, 3 years है, 4 years है और 5 years है। डेफिनेटली इनमें से कोई भी एज बच्चे की हो सकती है, ज़रूरी नहीं
कि आप देखें कि ये सारी ही नॉन ऑफ दीज हैं, ये सारी रॉन्ग हैं। चलें अब इसको हम सॉल्व करते हैं, गैस करें क्या एज होगी जी। अब देखें, लेट एक्स साराज एज एट द टाइम ऑफ मैरिज। हमने सपोज कर लिया कि जब उसकी शादी हुई, एक्स इज इक्वल टू, हमने उसको इक्वेशन बनाने के लिए कर लिया, साराज प्रेजेंट एज इज एक्स प्लस 6। यहाँ आपने इस बात को समझना है, और यही बात जो है वो मैं बार बार करता हूँ, रीड बिटवीन द लाइन। यहाँ आपकी रीडिंग से हमें पता चल गया कि जब उसकी शादी हुई एक्स, और अब उसकी एज में 6 साल गुजर चुके हैं, हमने प्लस कर लिया। इसके बाद साराज एज जो है उसके 5/4 एक्स टाइम है, यानी जितनी भी उसकी एज बढ़ चुकी है वो 5/4 है। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई एक्स प्लस 6, और एक इक्वेशन हमारे पास आ गई 5/4 एक्स। ठीक है, अब जब हम इसको, इन इक्वेशंस को एक दूसरे के बराबर हम पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है कि 5/4 का जो है, जब उस साइड पर, एक साइड पर आपकी डिवीजन हो रही है तो दूसरी तरफ लेके जाएं तो मल्टीप्लाई हो जाता है, और अगर वो एक साइड से हम दूसरी तरफ लेके जाएं तो अगर वो डिवाइड हो रहा है तो फिर वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 4, और अगर हम इसको सॉल्व करें इस इक्वेशन को, तो 5x इज इक्वल टू 4x प्लस 24। अब यहाँ पर आपके पास 4x है, ये आपको पता है इक्वेशन के राइट साइड पे है, जब हम इसको लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस में चेंज हो जाएगी। तो आपके पास 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 24 आ गई। ये उसकी जो साराज की एज है एट द टाइम ऑफ मैरिज। अब यहाँ पर आप छोटी सी गलती कर सकते हैं कि इसको आप मल्टीप्लाई कर दें, नहीं, अब हम इसमें उसको 6 साल जो है उसके प्लस करेंगे ताकि उसकी करंट एज जो है, प्रेजेंट एज है, वो बन जाए। तो x प्लस 6 किया तो हमारे पास 30 ईयर्स आ गया। इस वक्त सारा की एज 30 ईयर्स है, और इसका जो 1/10वां हिस्सा है वो उसके बेटे का है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/10 मल्टीप्लाई विद 30, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 ईयर्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस वक्त उसके बेटे की उम्र जो है वो 3 ईयर्स है। जब उसकी शादी हुई वो वाली एज 24 थी, अब उसमें 6 प्लस किया तो उसकी करंट एज आ गई, और उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बेटे की एज आ जाएगी। राइट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक और एग्जाम्पल हमारे पास है जिसमें हमने कॉज और इफेक्ट को देखना है, यानी क्या हुआ कि जिसके नतीजे में ये हुआ। ये भी आपको स्टेटमेंट फॉर्म की फॉर्मेशन में आपको ये क्वेश्चन आएगा। इसमें स्टेटमेंट्स होंगी, उन स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये इसमें ये वजह है या कि उस वजह का नतीजा है। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट, इसके क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली स्टेटमेंट है जी, ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग आपको पता है कि दुनिया में गर्मी जो है वो बढ़ रही है। सेकंड स्टेटमेंट है जी, ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग, जो एंटार्क्टिका में बर्फ है वो पिघल रही है। ये आपको दो स्टेटमेंट दे दी गई। अब इसमें इन स्टेटमेंट की जो रीड बिटवीन द लाइन है वो आपने समझते हुए कॉज इफेक्ट का आंसर देना है। फर्स्ट ऑप्शन है जी, स्टेटमेंट 1 इज कॉज एंड स्टेटमेंट 2 इज इफेक्ट। क्या जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कॉज है और जो ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग वो इफेक्ट है। बीटा में है जी, सेकंड इज कॉज एंड फर्स्ट इज इफेक्ट। ठीक है, बोथ आर इंडिपेंडेंट कॉजेस। आप ये भी बता सकते हैं कि इनके अंदर कोई आपस में रिलेशन नहीं है, बोथ आर इंडिपेंडेंट कॉजेज हैं। और डेल्टा में बोथ आर द इफेक्ट ऑफ सम कॉमन कॉज, ये किसी और की भी वजह हो सकती है। अब हमने इसमें से चूज करना है अल्फा, बीटा, चार्ली एंड डेल्टा। देखें, अगर हम अल्फा को चूज करते हैं 1, तो 1 इज कॉज ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग। ग्लेशियर के पिघलने से ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही, इसलिए आपका अल्फा आउट हो गया। सेकंड देखें कि वहाँ लिखा हुआ है कि सेकंड इज कॉज, यानी ये हमारी इस वजह से जो है वो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं,
और फर्स्ट वन जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है। तो सेकंड कॉज और फर्स्ट जो है इफेक्ट ये भी नहीं है हमारे पास। बोथ आर इंडिपेंडेंट काजेस। क्या हमारे पास ये जो दो स्टेटमेंट हैं ये इंडिपेंडेंट है या कि एक दूसरे के साथ इनका कोई लिंक भी है? अगर आप गौर से देखें तो इनमें दोनों की दोनों जो हैं वो किसी और वजह से जो हैं वो इफेक्ट बन रही हैं, उसकी कॉज बन रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं। वो किस वजह से पिघल रहे हैं? वो आपको पता है कि आपकी जो फैक्ट्री का धुआं है, जो दरख्त काटे जाते हैं, वो इसमें जिक्र ही नहीं किया गया। इसलिए हमारा जो बेस्ट आंसर होगा वो होगा बोथ आर द इफेक्ट ऑफ सम कॉमन काज। ये असर है किसी और काम के नतीजे का, ठीक है। जो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि फैक्ट्रियों के धुएं की वजह से और दरख्त काटने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज हो रही है और ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो रहे हैं। द बेस्ट आंसर इज बोथ आर द फैक्ट ऑफ सम कॉमन काज। क्लियर होगा पॉइंट? इसमें हमने ये देखना होता है कि किन वजूहात की वजह से ये जो है ये नतीजा निकला है। एक और एग्जांपल देखें फिर आप उसकी और समझ आ जाएगी। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको आप करेंगे वहाँ पर। पहले मैं अपलोड कर देता हूँ ताकि आप कुछ एक्सरसाइज करें, फिर यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाती है। एक और कॉज इफेक्ट का तो क्वेश्चन देखें। स्टेटमेंट आपके पास दो हैं। अहमद इज़ अ हेल्दी बॉय, सेहतमंद है। और सेकंड स्टेटमेंट है जी, हिज मदर इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट द फूड ही ईट्स। जो वो खाता है उसके बारे में उसकी वालदा जो है वो बड़ी पर्टिकुलर है। अब इन दोनों स्टेटमेंट को देखना है कि ये काज भी हो सकती हैं, ये फैक्ट भी हो सकती हैं, या इनमें से आपस में कोरिलेशन भी है। तो ये दोनों दोनों चीज़ें जो को है आप इनको रीड बिटवीन द लाइन इसको पढ़ेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं जी, फर्स्ट वन इज काज, अहमद इज अ हेल्दी बॉय, एंड सेकंड इज अफेक्ट। बिल्कुल उल्ट हो गया। जो इफेक्ट है वो अहमद का हो सकता है वन में, जो काज है वो टू में हो सकती है कि उसके खाने की वजह से। तो आपकी फर्स्ट जो है वो आउट हो गई। बोथ आर इंडिपेंडेंट, नहीं ऐसा नहीं है क्योंकि इन दोनों में आपस में लिंक है। गैस करें कौन सी इसकी ऑप्शन हो सकती है? जी नहीं, इसका बीटा भी नहीं होगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे के साथ इनका यहाँ पर लिंक है। इसी तरह अगर आप देखें बोथ आर इंडिपेंडेंट इफेक्ट्स भी नहीं हो सकती, यानी किसी और काम की वजह से ये रिजल्ट्स नहीं हो सकते। तो आपका डेल्टा भी आउट हो गया। अब आपके पास चार्ली जो है वो बच जाता है कि सेकंड जो है वो काज है, ठीक है। यानी इस वजह से, काज मीन वजह से जो असर हुआ वो क्या हुआ? अहमद हेल्दी हो गया। सेकंड इज काज एंड जो फर्स्ट वन स्टेटमेंट है इज द अफेक्ट। जब उसकी वालदा ने उसकी सेहत का ख्याल रखा, उसको अच्छा खाना दिया, तो वो हेल्दी हो गया। क्लियर हुआ पॉइंट? तो इस तरह आपने इन दोनों को कॉज इफेक्ट के साथ देखना है। एक और एग्जांपल है जी आपके सामने। इसमें हमने फिर इक्वेशन डेवलप करनी है, बहुत इजी है। इफ द सम ऑफ वन थर्ड अ नंबर, एक ऐसा नंबर है जिसका अगर वन थर्ड लें और उसी ही नंबर को ट्वाइस मल्टीप्लाई करें तो उसका जो आंसर होगा वो 28 है। तो क्या है कि वो नंबर 10 है, 28 है, 12 है या कि 14 है? इसका मतलब है 28 तो नहीं हो सकता। आपके पास एक अल्फा और चार्ली और डेल्टा है। जी गैस करें कौन सा नंबर हो सकता है? जी नहीं, यस। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। लेट नंबर इज एक्स, वो जो नंबर है वो एक्स है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जी वन थर्ड के साथ, तो एक इक्वेशन हमारी आ गई। वो क्या है? 1/3x। और एंड का मतलब होगा प्लस ट्वाइस, तो 2x वो आ गया, इज इक्वल टू 28। ये इक्वेशन हमने रीड बिटवीन द लाइन, यानी इस इंग्लिश की जो लाइन लिखी होती है उसका जो पैरा लिखा हुआ था उसको देख के हमने ये मैथमेटिकल इक्वेशन डेवलप कर ली। अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसमें आपके पास 3 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब 3 एलसीएम आया तो हम इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1x फर्स्ट वाले का आ गया, 3 इंटू 2 किया तो 6 आ गया, ठीक है। और 6 को जब आप प्लस करेंगे 1 के साथ तो 7x आ गया, और 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा। अब वही रूल अप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कि 7x मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो जब हम इसको क्वेश्चन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड करेगा।
आप 84 को 7 पे डिवाइड करें तो यू विल गेट 12। तो इस इक्वेशन का आंसर होगा 12, वो नंबर है 12। इसको आप पुट भी करके चेक कर सकते हैं, 12 लगा के देखें तो आपको इसका आंसर हो जाएगा। जी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगर आपको फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन पुट योर कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। इसी तरह की फिर एक और वीडियो अपलोड करूंगा, दिस इज द सेकंड वीडियो। अगर आपने फर्स्ट नहीं देखी तो पहले फर्स्ट देखें, थोड़ी सी उसमें लॉजिक आपकी डेवलप होगी, उसमें आपकी अप्रोच डेवलप होगी, फिर आगे आप बढ़ते जाएंगे। इस वीडियो में ज़्यादातर हम कॉज इफेक्ट जो है वो स्टडी कर रहे हैं। A severe cyclonic storm swept away most part of the state during the last 2 days. बहुत तेज तूफान आया। And which of the following cannot be a possible effect of above cause? यानी cause क्या है? Storm, और उसके नतीजे में वो क्या कुछ हुआ उस मुल्क के अंदर, उसकी आपको अल्फ़ा बीटा चार्ली डेल्टा में ऑप्शन देगा, और उसमें देखना है कि उन अल्फ़ा बीटा चार्ली में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इससे यानी बिल्कुल हट के है। नंबर 1, हैवी रेन फॉल वाज रिपोर्टेड, जाहिर बात है स्टॉर्म आया है तो बारिश तो होगी। इसी तरह मैनी पीपल वर रेंडर्ड होमलेस, जब लोगों को ये इस तूफ़ान का सामना करना पड़ेगा तो कुछ लोग बेघर भी हो जाते हैं, ये भी उसका इफ़ेक्ट हो सकती है उस स्टॉर्म की वजह से। द कम्युनिकेशन सिस्टम फेल, इसी तरह ये जो धर्म भरम हो जाता है, बिजली के जो पोल हैं वो गिर जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिस्टर्ब होती है, टेलीफोन डिस्टर्ब होती है, तो ये तमाम इस तरह कम्युनिकेशन भी डिस्टर्ब हो गई। गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया हैज़ ऑर्डर्ड ऑल द स्कूल टू ओपन, तो इतनी तबाही के बाद क्या वो ऐलान करेगी? नो। तो ये वाला जो इफेक्ट है ये आपका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, पहले 3 हो सकते हैं, डेल्टा आपका नहीं हो सकता। क्लियर हुआ पॉइंट? तो आपको इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि उसकी इफेक्ट क्या है, और इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कौन सी बात हो रही है। तो उसमें डेल्टा जो ऑप्शन है वो हम चूज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ पॉसिबल इफेक्ट, अब ये इफेक्ट उस तूफान की वजह से नहीं हो सकता, स्कूल बंद होंगे, खुलेंगे नहीं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपने ध्यान रखना है कि आपने कुछ चीज़ें डिडक्ट करनी है, क्वेश्चंस को अल्फ़ाबेटिकली देखना है। इसमें पहली स्टेटमेंट है जी ए इज़ ग्रेटर देन बी, और दूसरी स्टेटमेंट है जी बी इज़ ग्रेटर और इक्वल टू सी, और थर्ड इसमें क्वेश्चन है जी सी इज़ लेस देन डी। अब इन तीनों को देखते हुए हमने एक नतीजा अखज़ करना है कि क्या हो सकता है। चूज द ट्रू आंसर अमंग द फॉलोइंग। नंबर 1, अल्फा A is greater than C, beta A is equal to C, चार्ली बोथ आर करेक्ट, यानी अल्फा और बीटा दोनों सही हैं। और एक ये भी ऑप्शन हो सकती है कि ये दोनों तीनों आंसर गलत हैं, नॉन ऑफ द अबव। अब अगर आप देखें तो वहां लिखा हुआ है ए इज ग्रेटर देन बी, तो बी इज इक्वल टू सी, बी छोटा है ना ए से, तो बी के बराबर सी है, और सी इज लेस देन डी, और सी को हमने डी के साथ भी, और डी का जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब है वो डी से भी छोटा है सी। तो इसके नतीजे में क्या आंसर हो सकता है कि एक आपका नन ऑफ दीज तो निकल गया, यानी इनमें से कोई ना कोई आंसर होगा। सेकंड है बोथ आर करेक्ट, दोनों ऐसा नहीं हो सकता, दोनों इक्वल भी नहीं हो सकते और लेस देन ग्रेटर भी नहीं हो सकते, तो ये बोथ आर करेक्ट वाली भी ऑप्शन आउट होगी। अब आपके पास रहेगी ए इज इक्वल टू सी भी आउट होगी, क्योंकि ये ए जो है अगर बी से बड़ा है और बी से बराबर है सी, तो ये दोनों एक ही बात है ना, तो इसलिए हमारा जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा वो ये है ए इज ग्रेटर देन सी। क्लियर हुआ पॉइंट? ए इज ग्रेटर देन सी। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं जिसमें ग्रेटर देन और लेस देन का जिक्र होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन जो है मैं अपलोड करूंगा, लेकिन आप इनको एक अच्छी तरह देखें और पूरी वीडियो देखें, पूरा क्वेश्चन देखें, और पूरा क्वेश्चन देखने के बाद कोशिश करें कि आपको कितनी समझ आई है। एक दफ़ा से समझने की कोशिश करें और एक दफ़ा उसे सिर्फ सुने। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ एक और आ गई जनाब, थोड़ा सा इसमें आपने ख्याल रखना है कि लिखा हुआ है रीड बिटवीन द लाइन। इन द वर्ड एक लफ्ज लिखा हुआ है डोर स्टेप, इफ ऑल द वोवल्स आर रिप्लेस्ड, अगर इनमें जितने वोवल्स हैं उनको रिप्लेस कर दें विद द लेटर इमीडिएटली नेक्स्ट टू इट,
इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी ABCDEFGH में जिस तरह तरतीब चल रही है, तो हम क्या करना है कि जो वॉवल्स हैं उनके बाद वाला जो लफ्ज़ होगा फौरी तौर पर, ठीक है, वो लिखना है, और जो कॉन्सनेंट होंगे उनसे पहले वाला लिखना है, और एक नया लफ्ज़ डेवलप करना है। जब ना उसके बिल्कुल न्यू वर्ड आपका आ जाएगा, उसमें देखना है कि कितने वॉवल हैं, और कॉन्सनेंट्स आर रिप्लेस विद द लेटर इमीडिएटली बिफोर इट इन द सीरीज। क्लियर हो गया पॉइंट कि जो वॉवल हैं और उसके बाद वाला लफ्ज़ हमने यहाँ पुट अप कर देना है, और जो कॉन्सनेंट है जो लिखा हुआ है उससे पहले वाला हमने यहाँ लगा देना है। तो क्या इसमें कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, लेकिन जो डोर स्टेप है इसमें आपको अल्फ़ाबेटिक नज़र आ रहा है। ई 1 है, 2 है, जो नया लफ्ज़ लिखेंगे, या मोर देन 2 है। अब हम डोर स्टेप को देखते हैं, DOORSTEP लिखा हुआ है, तो डी आपको पता है कॉन्सनेंट है, तो इससे पहले वाला इसकी जगह पर रिप्लेस कर देंगे, तो डी की नीचे क्या आ जाएगा, सी, और इसी तरह ओ जो है कि किस में चेंज हो जाएंगे, पी में, क्योंकि पी उसके बाद आ रहा है, और आर आ रहा है, इसी तरह एस आ रहा है, टी आ रहा है। इनको हमने इस तरह रिप्लेस करना है कि जो वॉवल है, जैसे आपके पास ई है, तो ई के बाद एफ आता है, तो एफ लिख देंगे इस जगह पर, और कॉन्सोनेंट में जो पहले आता है उससे लिख देंगे। अब देखें, सी जो है ये डी से पहले आता है, और ओ के बाद आपका पी आता है, यानी वॉवल के बाद वाला लेना है और कॉन्सोनेंट से पहले वाला लेना है। फिर हमने क्यू लिखा, फिर इसके बाद हमने आर लिखा, एस लिखा, तो ई के बाद एफ आता है तो एफ लिखा, और इसके बाद पी है तो ओ, यानी उससे पहले आता है कॉन्सोनेंट से। तो देखें, इस पूरे जो वर्ड है डोर स्टेप के अंदर, जब हमने उनकी तरतीब को चेंज किया तो सिर्फ हमारे पास एक वॉवल बचा, और दैट इज बीटा इज द आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट जी? इजी है, बस इसी तरह आप पहले छोटे छोटे क्वेश्चन करें, फिर आप जो है वो डिफिकल्ट लेवल भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, लॉजिकल रीजनिंग में हम देखना है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वन। देखिए, जो बात की हुई है उसमें से कौन सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपस में मैच नहीं करती है। एक है पेन, और एक है पेपर, एक है मार्कर, और एक है हाइलाइटर। इन चारों में से वो कौन सी ऑप्शन है जिसका इन आपस में लिंक नहीं, यानी वो बाकी तीन से मुख्तलिफ है? जी गैस करें बेटा। नहीं, ये आंसर नहीं है बेटा, फिर ट्राई करें। यस, आपने चूज ये करना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जिसका आप इन बाकी तीनों के साथ लिंक नहीं है, यानी वो लॉजिकली लिंक नहीं है। वैसे तो आप यूज़ करते हो पेपर भी, मार्कर भी, बोर्ड पर भी, पेन पेपर पर भी, और हाइलाइटर भी, लेकिन अगर गौर से देखें तो इसमें पेन और मार्कर और हाइलाइटर तीनों एक तरह के काम करते हैं। सिर्फ पेपर एक ऐसा है जो कि उस तरह का काम नहीं करता। आप पेन से लिखते हो, मार्कर से भी लिखते हो, हाइलाइटर से हाईलाइट भी करते हो, तो ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, इनकी एक ही फैमिली के कह लें। जबकि पेपर जो है वो एक जगह है जहां पर हम ये तीनों चीज़ें यूज़ करते हैं। द बेस्ट आंसर इज बीटा। मार्कर, पेन एंड हाइलाइटर्स आर यूज्ड ऑन पेपर। क्लियर हुआ? इसको लॉजिकली आपने देखना है, और लिखा हुआ है ऑड, इसमें पेपर जो है वो आपका ऑड है। दैट्स इट। एक और क्वेश्चन देखें बेटा, इसी तरह आप जेन में रखें, अब आपको थोड़ा सा पता चल रहा है कि किस किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। उसी तरह जिस तरह आपने प्रीवियस क्वेश्चन में एक ऑड को ढूंढा, अब यहाँ पर भी आपने ढूंढना है। काउ, बीटा बफलो, हॉर्स एंड गोट लिखा हुआ है, ठीक है, डेल्टा में गोट है। अब अगर आप इसको लॉजिकली उसी तरह जिस तरह आपने पिछले क्वेश्चन को देखा, तो यहाँ पर आपके पास हॉर्स जो है वो लॉजिकली जो है वो मिसफिट होगा और आड लगेगा, क्योंकि काओ, बफलो और गोट जो हैं ये तीनों जो हैं ये फेमिनिन हैं, जबकि हॉर्स जो है वो आपका मैस्कुलिन है। काओ, बफलो एंड गोट आर फेमिनिन एक्सेप्ट हॉर्स विच इज मैस्कुलिन एनिमल। तो ये यहाँ पर आपका जो है वो ऑड फिट इन है। आंसर इज हॉर्स। क्लियर हुआ पॉइंट जी?
नेक्स्ट, अब देखें आपने पहला क्वेश्चन किया हुआ था ना, तो इसको आपने बहुत जल्दी कर लिया। इसी तरह जब आप और भी क्वेश्चन करेंगे तो आप वो पहली वाली लॉजिक को दूसरे वाले आंसर में लगा रहे होंगे। ये एक और क्वेश्चन है, द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ये 4 नंबर है और इन चारों नंबरों में वो कौन सा नंबर है जो कि दूसरों में से बिल्कुल डिफरेंट है। एक है 28, एक है 45, एक है आपका 72 और एक आप 81 है। अब आप देखें कि 28 में 9 का कोई डिजिट्स यूज़ नहीं हो रहा है, 45 में आपका 9 का डिजिट यूज़ हो रहा है, 72 में भी आपका टेबल है 9 का और 81 में भी आपका टेबल है। तो इस तरह 28 जो है वो डिफरेंट है। एक इसकी और भी सोल्यूशन होगी कि आप देखें 4 और 5 को प्लस करें 9, 7 और 2 को प्लस करें तो 9, 8 और 1 को प्लस करें तो 9। तो ये तीनों देखें इनमें 9 9 आ रहा है, जबकि 28 में 9 कॉमन इस तरह नहीं है। तो अल्फा इज द आंसर। इन ऑल अदर नंबर्स द सम ऑफ द डिजिट्स इज 9 एक्सेप्ट 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा जी। ये आज की हमारी ये सेकंड वीडियो थी लॉजिकल रीजनिंग में। उम्मीद है आपने फर्स्ट वन देख ली होगी। मैं फिर आपको कहता हूँ कि पहले आप फर्स्ट देख लें, उसको एक दफ़ा देखें, 2 दफ़ा देखें, फिर आपको जो आपकी जो सेंस है, अप्रोच जो है क्वेश्चन की, वो डेवलप हो जाएगी। फिर आप इस सेकंड को वॉच करें। इसमें फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फिर मैं जो नेक्स्ट थर्ड वीडियो अपलोड करूँगा उसके अंदर उस चीज़ को हम डिस्कस करें। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।